समाजशास्त्र की दुनिया में आपका स्वागत है। हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं के संबंध में पिछली कक्षा में जानने का प्रयास कर रहे थे। हमेशा की तरह पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसे संक्षिप्त में मैं दोहरा देती हूँ। पहली जो सामाजिक अनुसंधान की विशेषता हमने जानी थी वो जानी थी कि सामाजिक पर्यावरण से संबंधित होता है सामाजिक अनुसंधान। यानी सामाजिक अनुसंधान का संबंध भौतिक अथवा प्राकृतिक जीवन से नहीं होता। अब भौतिक और प्राकृतिक जीवन क्या है ये आप जानते हैं और कल की कक्षा में मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरी विशेषता जो हमने जानी थी वो थी सामाजिक तथ्यों की खोज। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में कोरी कल्पनाओं की बात नहीं की जाती बल्कि सामाजिक यथार्थता से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है। तीसरी विशेषता कार्य कारण संबंधों की खोज की बात हमने की थी कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य कारण संबंधों की खोज करना है। कार्य कारण अर्थात किसी कार्य को होने के पीछे वस्तुतः कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इन कारणों को खोजना। पहले आपके समक्ष कार्य तो होंगे ही, सामाजिक घटनाएं होंगी ही, उनके कार्यों को, उनके कारकों को खोजना ही सामाजिक अनुसंधान का कार्य है। तत्पश्चात हमने जाना था कि सामाजिक घटनाओं के प्रेरकों की खोज किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की विशेषता बनती है। तो हमने देखा था कि सामाजिक घटनाओं को जो घटती हैं उनमें कभी कभी कुछ प्रेरकों का भी विशेष हाथ होता है। वो प्रेरक सकारात्मक और नकारात्मक, मूलतः अगर देखा जाए तो प्रेरक जो शब्द है वो अपने आप में सकारात्मकता जहाँ उपयुक्त होती है, जहाँ सकारात्मकता है वहीं प्रेरक शब्द का प्रयोग होता है। अब विशेष तौर पर हम जब साहित्य की बात करें, परंतु क्योंकि हम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं तो यहाँ पर मैं प्रेरक शब्द का प्रयोग नकारात्मकता को भी ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ, जिसके संबंध में मैंने एक विस्तृत उदाहरण आपको कल की कक्षा में दिया था। आज हम सामाजिक अनुसंधान की पांचवी विशेषता के बारे में जानेंगे और वो विशेषता है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। समाज की कई घटनाएं समाज में समस्याओं को जन्म देती हैं जिससे देश की प्रगति अवरुद्ध होती है। जो प्रोग्रेस है उसमें एक हर्डल क्रिएट होता है। तो इन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्ति हेतु सामाजिक अनुसंधान आवश्यक हो जाता है। वैसे तो ये बहुत सहज है जो मैंने आपको बताया, फिर भी मैं इसको दोहराती हूँ कि सामाजिक घटनाओं पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसके संबंध में एक विस्तृत शोध की आवश्यकता होती है। हर समाज की अपनी अलग सामाजिक समस्याएं होती हैं और उन सामाजिक, जैसे हमने आरंभ में बात की थी ना सामाजिक पर्यावरण की, तो उस सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल उन सामाजिक समस्याओं के कौन से प्रेरक कारक हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, और जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनके निवारण के कारकों को, मार्गों को हम तभी खोज सकते हैं जब हम कारकों को जानेंगे कि कोई भी समस्या किस कारण से घटित हो रही है। जैसे अधिकतर ये देखा गया है कि जो किशोर अपराध की ओर बढ़ते हैं, अब अगर आप उस समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, भारत सरकार करना चाहती है कि किशोर, भारतीय किशोर अपराध की ओर नहीं बढ़ें, तो ये एक सामाजिक समस्या है। तो इस सामाजिक समस्या से निपटने के लिए पहले सामाजिक शोध करने होंगे। उन किशोर अपराधी जो कि जेल में बंद हैं या जो सुधारक केंद्रों में बंद हैं, वहाँ उनसे एक विस्तृत उनके ऊपर शोध करना होगा और वो शोध का माध्यम अवलोकन, साक्षात्कार कुछ भी हो सकता है, परंतु साक्षात्कार तो बहुत महत्वपूर्ण है ही,
और उनका बैकग्राउंड, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सब कुछ जानना होगा। ऐसे कौन से कारण रहे जिनके कारण वो अपराध की ओर अग्रसर हुए। अपराध का स्वरूप कोई भी हो सकता है। तो जब तक इन कारणों को नहीं जाना जाएगा तब तक निवारणों के मार्ग को खोजना संभव नहीं होगा। अब जब कारणों को जाना जाएगा तो यकीनन सरकार उस ओर प्रयास करेगी कि ऐसे कारण पुनः उत्पन्न नहीं हो। और यही मूलतः सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने का जो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है वो यही है। अब हम सामाजिक अनुसंधान की 6वीं विशेषता की ओर मुड़ते हैं और वो है सामाजिक सिद्धांतों की जांच। चूंकि समाज परिवर्तनशील है, अतः परिस्थितियां बदलने के साथ साथ पुराने सिद्धांत भी परिवर्तित होते हैं। इसलिए उनमें भी परिवर्तन जब हो जाता है तो नवीन परिस्थितियों में पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करके उनमें आवश्यक संशोधन भी करना ज़रूरी हो जाता है। इस बात को ऐसे समझिए कि मैंने आपसे पहले दिन ही कहा कि सोशल साइंस और जो फिज़िकल साइंस है, जो विज्ञान है, मूल विज्ञान जैसे कि भौतिक विज्ञान है या जीव विज्ञान है, उसमें और जो सामाजिक विज्ञान है उनमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती है। और क्योंकि मनुष्य स्वयं गतिमान है, उसकी विचारधाराएं गतिमान है, मनुष्य की संस्कृति गतिमान है, तो जब सब कुछ उसके आसपास गतिमान है तो कैसे सामाजिक जो पर्यावरण है वो स्थिर रह सकता है। अब जब सामाजिक पर्यावरण स्थिर नहीं होगा तो उससे संबंधित विभिन्न स्वरूप भी स्थिर नहीं हो सकते, और जब विभिन्न स्वरूप स्थिर नहीं हो सकते तो जो पूर्व में सिद्धांत दिए गए थे वो सिद्धांत भी परिवर्तित होंगे। और नवीन परिस्थितियों में क्या पुराने सिद्धांत सटीक बैठते हैं, इनका पुनर्परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि नवीन परिस्थितियों में जो पुराने अनुसंधान हैं वो सटीक नहीं बैठ रहे हैं तो उनमें संशोधन करना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब हम जो अगली विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की नवीन पद्धति यानी कि 7वीं विशेषता, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वो क्या है कि समाज की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए नवीन अध्ययन पद्धति की आवश्यकता कभी भी हो सकती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की कि समाज परिवर्तित होता रहता है, और जब समाज परिवर्तित होता है तो सामाजिक घटनाएं एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए नवीन अध्ययन पद्धति की भी आवश्यकता होती है। अतः नवीन तथ्यों का जो हम संग्रह कर रहे हैं और घटनाओं को समझने के लिए हमें जो कुछ भी आवश्यकता है वो मूलतः किससे अंतर संबंधित है? नवीन प्रविधियों से। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मेथड्स हैं, उनको हमें सामाजिक अनुसंधान में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो विशेषता है वो तो जो आपकी जिसे हम साइंस कहते हैं, प्योर साइंस जिसे कहते हैं, प्योर साइंस किसे कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी प्योर साइंस है। तो उनमें भी जो नई टेक्नोलॉजी है, न्यू मेथड्स हैं, नए पैटर्न्स हैं, नई प्रविधियां हैं, उनको अपनाने की आवश्यकता होती है। तो ये एक कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं सामाजिक जो अनुसंधान है उसमें, और जो प्योर साइंस है उसमें ये कॉमन फैक्टर है। तो ये आवश्यक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सामाजिक घटना एवं सामाजिक समस्याओं का जब अध्ययन करते हैं और अगर उसमें नवीन अध्ययन पद्धति सम्मिलित नहीं करते हैं तो जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फाइंडिंग्स आएंगी, वो सटीक या अनुरूप नहीं होंगी वर्तमान आवश्यकताओं के। तो आज हमने सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण भाग
संपूर्ण किया। हम पुनः दोहराते हैं, सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, सामाजिक पर्यावरण से संबंधित। दूसरा, सामाजिक तथ्यों की खोज। तीसरा, कार्य कारण संबंधों की खोज। चौथा, सामाजिक घटनाओं के प्रेरकों की खोज। पांचवा, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। छठवां, सामाजिक सिद्धांतों की जांच। और सातवां और अंतिम, सामाजिक अनुसंधान की नवीन पद्धति। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो पहली प्रकृति की बात करें, प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। और ये एक तरह से सोशल रिसर्च का प्राण है, जान बसी हुई है इसमें। अब प्राकल्पना के बारे में हाइपोथेसिस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये तमाम जानकारी बहुत विस्तार से मैं आने वाली कक्षाओं में आपको अवश्य दूंगी। परंतु आज सिर्फ हम इतना जानेंगे कि अगर विज्ञान की इम्पोर्टेंस को बनाए रखना है, विज्ञान की महत्ता को बनाए रखना है, तो बिना प्राकल्पना का निर्माण किए बगैर हम उसकी महत्ता को शून्य कर देते हैं। ये संभव ही नहीं है कि जब हम ये दावा करें कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है और उसमें से हम प्राकल्पना जैसी जो प्रकृति है, प्राकल्पना जैसी जो घटक है, जो चरण है सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है प्राकल्पना, उसको अगर हम हटा देते हैं तो वो तत्व ही हट जाता है कि हम वैज्ञानिक प्रकृति का जो हम दावा कर रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक चरण का एक महत्वपूर्ण स्टेप है ना। तो सामाजिक अनुसंधान की जब हम प्रकृति की बात करते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि निरंतर इस बात को कहा जाता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब पूर्णतः वैज्ञानिक है या उसका कुछ और भी स्वरूप है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पूर्व में। और अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, तो हम आने वाले समय में अवश्य चर्चा करेंगे, पर इसके संबंध में आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, वरना मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि आप क्या और जानना चाह रहे हैं। खैर, फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की। तो जो पहली प्रकृति है वो है प्राकल्पना की जांच। तो सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण से आरंभ होकर सिद्धांतों की स्थापना पर समाप्त होता है। पुनः दोहराती हूँ, इसे ध्यान से सुनेगा कि सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण से आरंभ होकर सिद्धांतों की स्थापना पर समाप्त होता है। देखिए, जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, अंतोतगतवा उसका लक्ष्य क्या होता है, सिद्धांतों की स्थापना करना। और उस सिद्धांत की स्थापना वो अंतिम चरण है। उस सिद्धांत की स्थापना को करने के लिए किन किन चरणों से हमें गुजरना होता है, उसमें प्राकल्पना की जांच भी है ना। निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का निरूपण, ये सारे के सारे वैज्ञानिक चरण हैं। विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें। तो प्राकल्पना की जांच, इसका सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की जो प्रथम हिस्सा है वो है प्राकल्पना की जांच। कि सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना के निर्माण से आरंभ होकर सिद्धांतों की स्थापना पर समाप्त होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, सामाजिक जीवन से संबंधित प्राकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है। बहुत सूक्ष्म मैं आपको बताती हूँ कि प्राकल्पना क्या है, बहुत सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है कि जब आप सामाजिक अनुसंधान करने जा रहे होते हैं तो आपके मन में उस समस्या से संबंधित, उस शोध से संबंधित जो विषय आपने चुना है उससे संबंधित पूर्व में आपके मन मस्तिष्क में कुछ कल्पनाएं होती हैं और उन कल्पनाओं को आप अपने शोध में अंकित करते हैं। अब वो जो कल्पनाएं हैं वो जब आपका शोध पूरा हो जाता है, सारे वैज्ञानिक जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनको कंप्लीट करते हुए
और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्राकल्पना आपने बनाई है, जो उपकल्पना आपने बनाई है, वो पूर्णतः सत्य जाए। हो सकता है कि कई बार वो आंशिक रूप से सत्य जाए, हो सकता है कि कई बार वो पूर्णतः गलत भी सिद्ध हो। वो तो जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगे उसके बाद ही पता चल सकता है। लेकिन प्राकल्पना, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि आपने अपना शोध का विषय चुना कि जो बच्चे निर्धनता में जीते हैं, बहुत अधिक निर्धनता, जो बच्चे कच्ची बस्ती में रहते हैं, वो अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। ये आपने एक हाइपोथेसिस बनाई। अब जब आपने उन बच्चों का अध्ययन किया जो अपराधी हैं और उसमें आपने ये फैक्टर देखा कि जिन बच्चों ने अपराध किया उसमें से लगभग 80 से 90% बच्चे वो हैं जो निर्धन परिवारों से संबंधित हैं। निर्धन अर्थात बहुत अधिक निर्धन, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, और ऐसी स्थिति में विवशता होती है उनकी कि वो अपराध के अग्रसर हो जाए। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये वस्तु स्थिति बता रही हूँ, क्योंकि समाजशास्त्र सदैव वस्तु स्थिति की चर्चा करता है, जो है उसकी चर्चा करता है, क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं करता कभी भी विज्ञान। तो ये आपकी प्राकल्पना है कि आपने पहले से आपने एक शोध का जो विषय चुना, आपका शोध का टाइटल हो सकता है कि समाज में बाल अपराधियों का अध्ययन, है ना, या बाल अपराधियों का अध्ययन, और आपने एक पर्टिकुलर प्लेस लिया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, बाल अपराधी तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और सामाजिक शोध इतने विस्तृत रूप से करना असंभव है। तो आपने किसी पर्टिकुलर प्लेस का लिया। आपने मान लीजिए आपने केरल का लिया, केरल में आप एक छोटे से शहर का लिया, या आपने राजस्थान में जयपुर का लिया, जयपुर में भी आपने जो पुराना जयपुर है वो हिस्सा लिया। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इस कैपेसिटी पे भी निर्भर करता है कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है सामाजिक शोध करने के लिए। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो यकीनन जिन लोगों पर आप शोध कर रहे हैं उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए एक बहुत लार्ज स्केल पर सामाजिक शोध करना संभव नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि आपने शोध का विषय लिया, फिर आपने एक प्राकल्पना कि जो बाल अपराधी हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है। एक आपने प्राकल्पना ली निर्धनता, दूसरी प्राकल्पना आपने ली कि जो टूटे हुए परिवार हैं वहाँ पर बच्चे बाल अपराधी बनते हैं। इसी तरीके से आपने अपने और 2-3 बिंदु आपने उसमें अंकित किए। अब जब आपका शोध पूरा हो जाता है तो और उसके बाद जो आपके पास फाइंडिंग्स आती हैं वो निर्धारित करेंगे कि आपकी प्राकल्पना सही है या गलत है। तो आज हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का पहला चरण जाना, प्राकल्पना की जांच। अब कल की कक्षा में हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, इसके संबंध में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आशा करती हूँ कि आज जो कुछ आपने पढ़ा है उसे समझने की आप चेष्टा करेंगे। हाँ, अगर कोई समस्या है, आपका स्वागत है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, और आप अगर अपने प्रश्न लिखेंगे तो यकीनन आने वाले समय में मैं उन प्रश्नों को सुलझाने की अवश्य चेष्टा करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।